हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 प्रश्नावली 11.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको पता है क्लास 11 का 11वां चैप्टर का ये 12वां लेक्चर है ना। तो आज जो हमें पढ़ना है बेसिकली हमें पढ़ना है अति परवलय, ठीक है ना। हाइपरबोला अंग्रेजी में इसको कहते हैं, डेफिनेशन सामने लिखी है, ठीक है। जिस तरीके से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, हमने सबसे पहली एक्सरसाइज के अंदर व्रत पढ़ा था, है ना। व्रत पढ़ा था, उसके फिर फिगर हमने देखी थी, फिर हमने उसके बाद परवलय पढ़ा था, है ना। परवलय परवलय जो होता है, 4 टाइप के परवलय पढ़े थे, है ना। आपके पास में एक इस तरीके का होता है, एक ऐसा, एक फिर आपके पास में ऐसा और फिर एक ऐसा। उसके बाद में से पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना, इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त में बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। दीर्घवृत्त का फिगर जो होता है 2 टाइप का हमने पढ़ा था, एक इस तरीके का, है ना। पहला पहला तो इस तरीके का होता है ना, ये वाला पढ़ा था और ये वाला पढ़ा था। तो दोनों को बहुत डिटेल से हम पढ़ के आए हैं। तो जैसे इन 3 चीजों को पढ़ा है, इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो अति परवलय है, और उसको भी हम अच्छे से पढ़ के खत्म करते हैं। डेफिनेशन को मैं भी समझाऊंगा आपको कि क्या होती है, क्योंकि डेफिनेशन जरूरी है। हमने सबकी डेफिनेशन बताई है, व्रत परवलय दीर्घवृत्त सबकी डेफिनेशन बता करके यहाँ बढ़े हैं आगे तक और डिटेल पढ़ा है। तो डेफिनेशन को मैं इसकी समझाऊंगा आपको, लेकिन जस्ट सबसे पहले, क्योंकि नाम पहली बार आप सुन रहे हैं अति परवलय, तो पहले आप इसको देख लें कि ये दिखता कैसा है, ठीक है ना, ताकि फील आ जाए, थोड़ा दिख जाए आदमी, जानकारी उसके बारे में बाद में ले लेंगे, पहले शक्ल तो देख लें यार, है ना। तो जैसे कि परवलय जो अति परवलय जो बनता है वो इस तरीके की फिगर होती है, उसके अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है और दूसरा हिस्सा उसका ऐसा होता है, ठीक है ना। इस तरीके का जो फिगर आपको कहीं भी देखने को मिलेगी, एक कर्व इस तरीके से आएगा और एक कर्व ऐसा आएगा, 2 वक्र अलग अलग वक्र हैं, ये इस तरीके से जो बनती है फिगर, इसको हम अति परवलय कहते हैं, ठीक है ना। और अति परवलय जैसे हमने दीर्घवृत्त पढ़ा है, इसी तरीके से हम अति परवलय के अंदर भी नाभि, ठीक है ना, अक्ष जो होती हैं, और नाभि लंबजीवा, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष, ये सब बातें करेंगे। लेकिन पहले इसको दिमाग में रख लें कि इस तरीके की फिगर को हम क्या कहेंगे, अति परवलय कहेंगे, ठीक है ना। तो अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे अगर हम थोड़ी सी गौर करें तो डेफिनेशन क्या कहती है। जैसे सिंपल डेफिनेशन हमने अब तक पढ़ी है, सब सारे वक्र जितने हमने पढ़े हैं अब तक, व्रत परवलय दीर्घवृत्त, तो ऐसे ही इसकी डेफिनेशन पे भी काम करते हैं कि उसने कहा है कि अगर मेरे पास में अति परवलय तल में सभी बिंदुओं का समुच्चय है ना, तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी तल में 2 स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर छूट गया ना, स्थिर बिंदुओं से यहां पे आना चाहिए से, है ना, दूरी का अंतर, दूरी का यहां पे आ जाएगा का, दूरी का जो अंतर है वो अचर हो, कांस्टेंट हो, मतलब बदले ना, ठीक है। मतलब क्या है मैं समझाता हूं। देखिए, कोई हमने इस तरीके से फिगर ले रहे हैं, मैं पहले फिगर बना रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको सीधी सी बात है, इस अति परवलय पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, देयर इज सो मेनी पॉइंट्स, ठीक है ना। इधर की तरफ भी होंगे। आप ये मत सोचना कि 2 अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को मिलकर के ही आपका अति परवलय बनता है, ये बात को दिमाग में रख लो अच्छे से, ठीक है। एक्सरसाइज जब हम कर लेंगे तो फिर तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि यदि अति परवलय क्या है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, और इन पॉइंट्स की खास बात क्या है, इनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है कि 2 फिक्स पॉइंट से, 2 स्थिर बिंदुओं से इनकी दूरियों का जो अंतर है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। कि यानी कि 2 फिक्स पॉइंट का मतलब, एक फिक्स पॉइंट सपोज कर लिया हमने F1 यहां ले लिया, जैसे हम लोग दीर्घवृत्त में करते थे, सेम वही काम है आपके पास में, ये F2 आ गया। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूं यहां पर एक P1 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, तो डेफिनेशन ये कहती है कि इस पॉइंट की इन दोनों फिक्स पॉइंट से, इन दोनों स्थिर बिंदुओं से जो दूरी का अंतर है वो निकालूं अगर मैं, दूरी क्या क्या बनेगी, एक तो बनेगी हमारे पास में F1P या PF1, एक बनेगी P P F2 बनेगी, ठीक है ना।
और जब दूरी हम देखेंगे तो दूरी जब हम अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं P1F2 में से घटा लेता हूं P1F1, है ना, क्योंकि P1F2 बड़ी होगी ना इसके मुकाबले, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट और मैं ले लूं, सपोज कर लो मैंने यहां पर P2 ले लिया है और इनकी डिस्टेंस में निकालूं कितनी, P2F1 और यहां से आ जाएगा P2F2, है ना। तो अगर मैं फिर इसका डिफरेंस निकालूं तो ऐसे ही P2F2 एंड माइनस P2F1 जो आपके पास में रहेगा, ये इक्वल रहे। कांस्टेंट का मतलब है सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम रहेगी, मतलब ये जो कंडीशन है ये सेम चीज आएगी, सेम चीज। एक पॉइंट अगर यहां सपोज कर लो P3 कंसीडर कर लेते हैं और P3 की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो वो ये बनेगी P3F1 और आपके पास में P3F2। तो इस बार किस में से घटाएंगे, क्योंकि बड़ी डिस्टेंस आपको लेनी है, ठीक है ना, बड़ी डिस्टेंस आपको लेनी है कि P3F1 माइनस P3F2 ये सब की सब कांस्टेंट आएंगी, अचर आएंगी, मैंने कहा फिक्स होगी कि अगर इसकी वैल्यू 5 है ना तो इसकी भी 5 होगी, इसकी 5 होगी, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होगी, इसी हम इसको मान लें, या फिर कोई भी राशि कांस्टेंट आएगी आपके पास में, ठीक है ना। बेसिकली डेफिनेशन को देखने के बाद ऐसा लगता है बच्चों को ये बड़ा ही भारी भरकम चैप्टर रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं डेफिनेशन का इस्तेमाल जो है होता है, ठीक है ना, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा आपकी एनसीईआरटी लेवल पर जितना आप सोच रहे होंगे। नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं होनी, डेफिनेशन यहीं तक सीमित रहेगी। बहुत आसान क्वेश्चंस है, अभी जब इसके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ी सी बातें करते हैं कि कुछ कुछ चीजें, कुछ टर्म्स है, इससे लेकर के कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषा मतलब कुछ बातें हैं कि इसका शीर्ष और इसकी अक्ष कैसी होती हैं, शीर्ष और ये सब पढ़ेंगे, नाभियां क्या हैं ये सब पढ़ेंगे। देखो सुनो, एक चीज तो आप यही समझ लो इस डायग्राम के अंदर ही कि जो दो फिक्स पॉइंट हमने लिए हैं, दो स्थिर बिंदु लिए हैं F1 एंड F2, ये F1 और F2 इसकी नाभियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है? नाभियां। अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को अलग से बनाऊं और समझाने का प्रयास करूं, ठीक है ना, आपके पास में समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आएगा अलग डायग्राम से, नहीं तो उसमें खिचड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा अति परवलय है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। दो फिक्स पॉइंट है, ये हमारा पहला F1 है और दूसरा हमारे पास में ये F2। तो सबसे पहली बात तो समझ लें इस F1 ये भी हमारी इसकी नाभि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाभि। और ये भी नाभि है, ये भी क्या है? नाभि है, फोकस है, ठीक है ना, फोकस है। समझ में आई बात आपको? और एक बात ध्यान रखना है, फोकस हमने बता दिया आपको, ठीक है। फोकस के बाद फोकस के बाद अगर हम एक ऐसी लाइन खींच दें जो इन फोकस को मिला रही हो, ठीक है ना, इन फोकस को मिला रही हो, ठीक है ना, और एक ऐसी लाइन जो इनके फोकस को मिलाती हुई एक लाइन खींच दें, ठीक है ना, आपके पास में, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, अगर आप F1 F2 की बात कर लें, ठीक है ना, ये जो लाइन है आपके पास में, इसको हम कहते हैं, देखो सुनो, दीर्घवृत्त में हमने क्या करा था, थोड़ा सा उसे जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर ये दीर्घवृत्त होता था तो हमारे पास ये वाली लाइन जो होती थी, है ना, जो फोकस को मिला रही थी, इस लाइन को हम लोग कहते थे दीर्घ अक्ष, है ना, दीर्घ अक्ष कहते थे, जिसको आप अंग्रेजी में मेजर एक्सिस भी कहते थे। क्या कहते थे? मेजर एक्सिस, ठीक है, आपके पास में। लेकिन यहाँ पर दीर्घ अक्ष नहीं होगी, यहाँ पर इस लाइन को, ठीक है ना, आपके पास में इस लाइन को हम लोग अनुप्रस्थ अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ अक्ष। तो याद रखना है इस लाइन को क्या नाम देना है? अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष नाम देना है। अंग्रेजी में भी ध्यान रखना जरूरी है, अंग्रेजी में इसको ट्रांसवर एक्सिस कहते हैं, है ना, ट्रांसवर, है ना, ट्रांसवर्सेस, ठीक है ना, ट्रांस वर्सेस, ठीक है, वर्सेस एक्सिस इसको कह सकते हैं हम लोग, एक्सिस इसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। आपकी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना, आपके पास में। अब एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो। देखो, अगर हम लोग इस नाभि और इन दोनों नाभियों के बीच
बीच में एक ऐसी लाइन बनाए इसके मध्य बिंदु से जाने वाली, मतलब F1 F2 के मध्य बिंदु से जाने वाली और 90 डिग्री से होती हुई एक लाइन ऐसे बना दे, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये जो अक्ष है ना, इस अक्ष को आप जानेंगे, इसका नाम होता है संयुग्मी अक्ष। क्या होता है? संयुग्मी अक्ष। इसको नाम को याद रख लेंगे, संयुग्मी अक्ष। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस आपके पास में इसको कहते हैं, ठीक है। भाई डिटेल चीजें दी है किताबों में वैसे, लेकिन ध्यान देना है। अच्छा अब सुनो, अनुप्रस्थ अक्ष जो है, अनुप्रस्थ अक्ष इस अति परवलय को जिस भी पॉइंट पे कट करती है, जैसे एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, तो इन पॉइंट्स को हम शीर्ष कहते हैं, इसको कहते हैं शीर्ष। ये भी इसका शीर्ष है और ये भी इसका शीर्ष है, ये ध्यान रखनी है बात आपको। जैसे हम अति परवलय के अंदर इन दो पॉइंट्स को जो है शीर्ष कहते थे, याद कर लो, पिछले वाली एक्सरसाइज से कनेक्शन जोड़ लो, ठीक है ना। तो ये एरो ध्यान रखना, ये इस चित्र का हिस्सा ये बता रहा है कि ये वाला पॉइंट है ऐसा। उसके बाद में एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर, जहां पर अनुप्रस्थ अक्ष, ये वाली अक्ष और संयुग्मी अक्ष आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक पॉइंट प्राप्त होता है। इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। किसका केंद्र कहते हैं? अति परवलय का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। तो जितनी टर्म्स मैंने अभी आपको समझाई हैं, जो बताई हैं, इसको जरा फटाफट अपनी कॉपी में नोट करो, और ठीक है ना। देन उसके बाद हम कुछ और चीजें बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले याद करने से पहले आपको चित्र से ही सारे फॉर्मूले याद कराएंगे, जैसे हमने अति परवलय में किया था, सॉरी दीर्घवृत्त में किया था। तो ऐसे ही करेंगे। जरा वीडियो को पॉज करो फटाफट, और जरा फटाफट से मुझे समय दो, मैं ताकि मैं इसमें जगह बना लूं, क्योंकि काम इसमें काफी है इंट्रोडक्शन में आज। चलिए देखो, हमने कुछ चीजें डेफिनेशन क्लियर की, उसके बाद हमने बताई, कुछ टर्म्स बता दी, कुछ पद बताए इसके अंदर क्या 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 होता है, तो वो सब चीजें आपको बता दी। अब मेरी बात सुनो, अब हम इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा नोटेशन वाइज इसको याद रखते हैं। देखो कि हमारे पास मैंने ये अनुप्रस्थ अक्ष बनाई, ठीक है, और ये मैंने बना ली आपकी संयुग्मी अक्ष, और हमने क्या करा, अति परवलय इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, दो नहीं, सॉरी ये एक ही होता है, ये अति परवलय हो गया, ठीक नहीं बना है, ठीक है ना, ठीक नहीं बना है ये, क्योंकि इसमें काम बहुत है, इसलिए इसको ठीक से बनाना जरूरी है, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे और मेरे को भी कंफ्यूजन ना रहे। मतलब मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, मतलब मेरे को आसानी रहे करने की थोड़ी सी, ठीक है। मजा नहीं आ रहा यार, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे, और फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा ठीक है, समझ जाना यार, मैं बात करता हूँ। आपको पता है ये क्या है, संयुग्मी अक्ष है, और ये क्या है, अनुप्रस्थ अक्ष है। और आपको इतनी बात भी क्लियर है कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि फोकस होगा F1, और यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा, जो कि फोकस होगा F2। ये नाभियां हैं अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, उसके हिसाब से। अब सबसे पहली बात तो जैसे हम लोगों ने बात की थी, मैं उस डायग्राम को रफ कर रहा हूं, यहाँ चीजें लिखता चलूंगा मैं, ठीक है, ध्यान से नोट करना है आपको, कि हमने जो F1 F2 है, F1 F2 है क्या, कि नाभियों के बीच की दूरी है, नाभियों के बीच की जो दूरी है उसको हम F1 F2 कह देंगे, ठीक है ना। और याद रखना वो हमेशा 2C होती है। कितनी होती है? 2C। इसको हम केंद्र कहते हैं, इसको हम केंद्र कह देंगे। इस पॉइंट को हमने O कह दिया, ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया? O कह दिया, ठीक है। नाभियों के बीच की दूरी को हमेशा क्या कह देंगे? 2C कहेंगे। ये कोई अलग बात नहीं बताई, दीर्घवृत्त के अंदर भी हमने यही बात पढ़ी थी, 2C। इसका मतलब डायग्राम में अगर देखने की कोशिश करें कि व्हाट इज 2C, क्या है 2C, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, दिस इज 2C, दिस इज 2C। आप देख पा रहे होंगे ये 2C है, समझ लें इस बात को। अब ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं A, और ये वाला पॉइंट जैसे कि अभी मैं बता के चला हूं, ये A और B इस अति परवलय के शीर्ष होंगे, और शीर्ष को के बीच की दूरी को ही हम लोग अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कहेंगे। तो याद रखना है कि जो AB है,
ए बी है वो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है, और इस लंबाई को हम लोग 2a कहते हैं। जैसे वहां पे दीर्घअक्ष के लिए 2a इस्तेमाल होता था अति दीर्घवृत्त के अंदर, तो यहाँ अति परवलय में 2a कहते हैं। इसका मतलब ये रहा कि डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस 2a है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये 2a डिस्टेंस है। इसका मतलब ये रहेगा कि सेंटर तो बीच में है ना, तो इधर वाली डिस्टेंस भी a है और इधर वाली डिस्टेंस भी a है, तो ओवरऑल ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है वो 2a हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने अनुप्रस्थ अक्ष भी पता कर ली कि क्या होती है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक बात सुनो, वो मैं शायद बता भी चुका हूं कि ये जो डिस्टेंस है F1 F2 वो 2c है, तो ध्यान रखना कि OF1 जो है ना, OF1 ये c होगी। OF1 केंद्र से नाभि की जो दूरी होगी वो c होगी, क्योंकि ये वाली c होगी ना, इधर वाली ये अगर c होगी और अगर ये वाली भी c होगी मेरे बेटे, तो तभी तो ये 2c हो रही होगी। देखो ये जब पूरे जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे है। मतलब इमेजिनेशन का मतलब है सोचने का एक कल्पना कितना आपने माइंड में कैसे सोच सकते हो, उस पे है। ये तो गनीमत है कि यार इस चैप्टर में आप चित्र बना पा रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर में जब आप 3D पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पर तो आपको अधिकतर क्वेश्चंस में सिर्फ सोच के ही काम करना है। डायग्राम को आप एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे अपने कागज या अपने रजिस्टर या बोर्ड पर, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो उसमें तो इमेजिनेशन का ही खेल है, सोचने का ही खेल है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपको देखना कि बहुत इमेजिनेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, तो भी आपकी क्रिएटिविटी आती है निकल करके। तो चलिए तो अब इसमें एक पॉइंट रह गया। देखो हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, अब हमारी एक चीज रहेगी और वो होती है संयुग्मी अक्ष की लंबाई। संयुग्मी अक्ष की लंबाई, अक्ष की जो है लंबाई, हम लोगों को एक बात ध्यान रखो, इसकी लंबाई 2b होती है। क्या होती है? इसकी लंबाई 2b होती है, लेकिन वो डायग्राम में कहां होगी, ठीक है ना, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि डायग्राम में वो कहां दिखाई देगी, क्योंकि ऐसे इतनी आसानी से वो दिखेगी नहीं इसमें। अब ये देखो, ये संयुग्मी अक्ष है, पूरी लंबी संयुग्मी अक्ष है। इसमें किस हिस्से को लेंगे हम, b कितनी होगी उसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मुझे इस फिगर को मैं थोड़ा सा इसको सही कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। जो चीजें मैंने समझा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई हूँ, तो मैं इन चीजों को रफ कर रहा हूँ। ये जैसे मैंने c हटा लिया इसमें से, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने इस a को भी हटा लो। चलो a यहाँ पे रख लेते हैं, a छोटा सा एक a रख लेते हैं यहाँ पर, एक a, ठीक है ना आपके पास में, ओके, कि ये a है यहाँ से यहाँ तक का। अब ध्यान से सुनना, आपको एक काम करना है, b को निकालने का एक तरीका है, b को देखने का एक तरीका, उसको देखो ध्यान से, कि आप लोग ना इस अति परवलय की स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे व्रत होती है, व्रत की स्पर्श रेखा जो उसको जस्ट एक पॉइंट पे स्पर्श करते हुए निकल जाए, तो इसी तरीके से इसकी स्पर्श रेखा अगर हम केंद्र से जाने वाली एक स्पर्श रेखा इसे खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। आप फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, एक मिनट, हेलो, चलिए कोई बात नहीं। तो हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से करते हुए, तो आप क्या देखेंगे, फिर आपको क्या करना है बड़ा सिंपल तरीके से, ये जो शीर्ष है ना बेटा, इस शीर्ष से आप एक परपेंडिकुलर, एक लंबवत रेखा ऐसे खींचोगे ऊपर की तरफ यूं करते हुए, ठीक है। इस बी से एक लंबवत रेखा ऐसे खींचेंगे करते हुए, जो कि हमें इस पॉइंट पे ये काटेगी स्पर्श रेखा, और ये वाली लाइन यहाँ पे काटेगी। तो जब इसको इधर की तरफ हम मिलाएंगे ना, इस पर लंब डालेंगे यहाँ पर, तो आपको इस संयुग्मी अक्ष पर, जो संयुग्मी अक्ष है, जो आपकी संयुग्मी अक्ष है बेटा, है ना, इस संयुग्मी अक्ष पर कॉन्जुगेट एक्सिस पर एक डिस्टेंस मिलेगी। इस वाली डिस्टेंस को ही हम b कहेंगे। ये हमारी b होगी, क्या होगी? b, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अर्ध संयुग्मी अक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है ना आपके पास में। ओके, समझ में आया ना b कैसे निकाला? b कैसे निकाला कि हमने एक स्पर्श रेखा बनाई जो सेंटर से होके जाएगी, और सेंटर से होके जब जाएगी तो हम इस स्पर्श रेखा पर फिर क्या करेंगे, यहां से जो b पॉइंट है इससे सीधा एक 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री
अनुप्रस्थ अक्ष पे 90 डिग्री बनाते हुए, जो कि स्पर्श रेखा को कहाँ टच कर लेगी, यहाँ पे। और जैसे ये पॉइंट प्राप्त होगा, इससे हम फिर एक संयुग्मी अक्ष पर एक लंब और डाल देंगे, तो फिर आप देखेंगे केंद्र से और ये जो पॉइंट मिलेगा, ये डिस्टेंस जो है वो बी है। इसको फील कर लेना बेटे, बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं पता होते, क्योंकि जब आपको पढ़ाते हैं टीचर्स, मैं टीचर्स की किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि काम करना है, बस काम कराना का मतलब कि वो बच्चों को चाहते हैं कि बस क्वेश्चंस करने आ जाएं, अप्लाइड पढ़ाते हैं, डीपली थोड़ी चीजें बताने से कतराते हैं वो लोग, के सोचते हैं कि यार कहीं बच्चों को कठिन ना लगे। लेकिन भाई साहब, जब तक आप कठिनाई में पढ़ोगे नहीं ना, तो मजबूत कैसे होंगे, आपका दिमाग कैसे चलेगा, तो ये आपको सोचना खुद है, तो आपको सीखनी चाहिए बातें। तो ये बी हो गया हमारे पास में, ठीक है ना, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब ध्यान से सुनो, ऊपर की तरफ बी है, नीचे की तरफ बी भी तो आएगा ऐसे ही, तो ऐसे ही एक स्पर्श रेखा और खींच लो, जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर होगी, है ना, जो कहाँ से निकलेगी, सेंटर से निकलेगी आपके पास में, ऐसे ही जैसे हमने ये बनाई है, और उसको पीछे तक ऐसे लेके जाएंगे। अब फिर ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये ध्यान रखो कि इस बी से फिर एक लंब नीचे डाल दो, आप यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त होगा, इससे फिर एक लाइन इधर खींच दो, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा बनेगा ये कहलाएगा बी, ये वाला बी। तो यहां से यहां तक इसका कुछ नामकरण किया है इन्होंने, कुछ नहीं किया। तो ये वाला और ये वाला, ये जो टोटल बनी है, अगर मैं इसका नाम दे दूं सी डी, क्या दे दूं, सी डी, तो ये जो सी डी है ये आपकी कहलाएगी संयुग्मी अक्ष। तो यहां से आप सी डी को संयुग्मी अक्ष कह सकते हैं, है ना, आपके पास में 2b। और ध्यान रखना है कि हमेशा अनुप्रस्थ अक्ष 2a ही होगी और संयुग्मी अक्ष 2b ही होगी, है ना। किताबों में बहुत झोल है और दूसरी किताबों में जाओगे तो कुछ और बात मिलेगी, लेकिन आप एनसीईआरटी पे डटे रहना, आप एनसीईआरटी पे ही डटे रहना, तो क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे फिर, ठीक है ना। क्योंकि वहां तो बड़े फॉर्मूलों की बड़ी बड़ी टेबल्स बना के दी हैं, लेकिन हम टेबल्स पे नहीं, हम फिगर से थोड़ा सा नॉलेज देते हैं। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर हम अर्ध, ठीक है ना, कैसी, अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष को देखें, अनुप्रस्थ अक्ष को देखें, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ। जैसे हम वहां पे देखते थे ना अति दीर्घवृत्त में, ए हो जाएगी, ठीक है ना, अर्ध आधी। ऐसे ही हम लोग अगर अर्ध संयुग्मी अक्ष की बात करेंगे, संयुग्मी, अच्छा इनको ध्यान रखना, अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं कि लंबाई की बात करेंगे, तो बेटा हमारे पास में वो हो जाएगा बी। तो अब आपको समझ में आ गया ए क्या होगा, इस फिगर के अंदर ये वाली डिस्टेंस ए होगी, ये वाली डिस्टेंस बी होगी, देयर इज वेरी सिंपल, है ना। और सी आपको पता है क्या होता है, सी होता है ये पूरी डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, अगर मैं लिख दूं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाकर के, ये डिस्टेंस ये होगी सी, दिस इज सी, ठीक है आपके पास में। अब एक रिलेशन होता था वहां भी, पिछली एक्सरसाइज में भी, कि ए बी और तथा सी में संबंध, सी में संबंध। अब ध्यान दें, वहां पे जो रिलेशन था वो होता सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिलेशन किस में था, जब हमने करा था ये अति दीर्घवृत्त में था, तो बस इसमें अंतर इतना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ले लेंगे आप, तो ये रिलेशन रहेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये दीर्घवृत्त में होता था, प्लस दीर्घवृत्त में होता था, प्लस किस में होता था बेटा, हाँ प्लस तो दीर्घवृत्त में होता था, अति परवलय में माइनस होगा, मैं उल्टा बोल दिया, है ना। अति परवलय में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ये वाली पूरी की पूरी चीज, ठीक है आपके पास में, ठीक, ओके, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से b निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, रिलेशन जो है क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार देख लूँ ना, क्या दिक्कत है, किताबें हाथ में हैं, अभी तो भाई हम यहीं पे ही हैं, तो हो जाता है कन्फ्यूजन यार दिमाग में, क्या करें, ठीक है आपके पास में, ठीक है। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ भाई, अच्छे से चेक कर लूँ, फिर आपके सामने आता हूँ, मुझे डाउट लग रहा थोड़ा सा। नहीं भाई, मैं पहले सही था, मैं यार मतलब जो बात मैं कर रहा हूँ यार, बेवजह कन्फ्यूजन, मैं पहले सही था, मैं पहले सही था कि अति परवलय में होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन दीर्घवृत्त में होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर के होगा, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर के होगा। इस रिलेशन को भी
याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ों को जरा, आपके जो काम की चीज़ें उनको जरा नोट कर लो फटाफट से अपनी कॉपी में नोट करो, देन मैं आगे की तरफ चलता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक यहीं पे कर देते हैं, एक टॉपिक है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता है ना, एक्सेंट्रिसिटी अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी, ठीक है ना आपके पास में। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में भी मतलब दीर्घवृत्त में बताई थी कि जो उत्केंद्रता होती है वो केंद्र से नाभि की जो दूरी है यानी कि सी अपॉन ए के बराबर होता है, जहां पर ए क्या होगा इस बार, ए होगा हमारा अर्ध अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष होगी, ठीक है ना। अर्ध ट्रांसवर यानी कि सेमी ट्रांसवर एक्सिस अंग्रेजी में अगर बात करें, सेमी ट्रांसवर एक्सिस की जो लेंथ है वो ए होगी, और सी इज व्हाट, सी होता है सेंटर से फोकस यानी कि केंद्र से नाभि की दूरी। तो ये ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला ये होता है, सीधी सी बात है। अगर यहां से हम ध्यान दें, यहां से अगर हम ध्यान दें, सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई, है ना, सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई, और आपको एक रिलेशन दे रखा है उन्होंने, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे सी की जगह ए ई भर दें तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर आप चाहो तो ए स्क्वायर को उधर ले आओ तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ओहो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालो तो आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक रिलेशन बनता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। तो आप इस रिलेशन को भी याद रख सकते हैं चाहो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में जाओ आप, क्वेश्चंस को हम वहीं से कर लेंगे, किससे, इससे और इससे कर लेंगे, इस चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। इतनी क्लियर होगी, उत्केंद्रता आपको समझ में आ गई, उत्केंद्रता आपको समझ में आ गई। अब एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जैसे हमने कहा था कि दीर्घवृत्त के अंदर ना, दीर्घवृत्त में क्या थी बात, हम लोगों ने कहा था ई की जो वैल्यू है उत्केंद्रता वो एक से छोटी होती है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान रखना है ई की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी। अब कारण क्यों, क्योंकि आपको पता ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, और अगर आप चित्र से देखोगे ना तो ये जो सी है, क्योंकि सी ये तो पूरी सी है ना, और ए तो ये इतनी सी है यहां से यहां तक की ए है, तो सी हमेशा ए से बड़ा होगा। और अगर किसी भी भिन्न में ऊपर संख्या बड़ी है नीचे संख्या छोटी है तो सीधी बात है वो एक से बड़ी ही होगी ना चीज। मेरी बात समझ रहे हो, कुछ भी ले लो आप, चाहे यहाँ 4 ले लो, चाहे आप यहाँ 3.1 ले लो, तब भी वो एक से बड़ी होगी। यानी कि अगर ऊपर क्वांटिटी ज्यादा है और नीचे कम है तो ये एक से बड़ी होगी। तो ध्यान रखना है अति परवलय के केस में एक्सेंट्रिसिटी उत्केंद्रता जो है एक से बड़ी होती है। ये क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, ओके। चलिए जरा फटाफट जो चीज आपको ठीक लगे उसको नोट करो, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, और चीजें इसमें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। चलिए मैं एक बार स्टॉप करके ही कर दूं सारे काम तो बेहतर है। चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अतिपरवलय का, अतिपरवलय है ना, अतिपरवलय का हम लोगों को पढ़ना है मानक समीकरण, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, और जिस तरीके से हमने सबकी पढ़ी अब तक, जो अब तक पढ़ा, व्रत पढ़ा है, और मेरे भाई हमने पढ़ा था परवलय और दीर्घवृत्त पढ़ा था। तो मानक समीकरण की खास बात क्या होती है, मानक समीकरण की खास बात ये होती है कि जो केंद्र होता है ना, ठीक है ना, जो केंद्र होता है वो तो हमेशा मूल बिंदु होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हमेशा मूल बिंदु होता है, ठीक है, मूल बिंदु होता है। और जो फोकस होती है यानी कि जो नाभियां हैं, एक बात ध्यान रखना है, नाभियां जो होती हैं एक्स अक्ष, ठीक है, किस पर, एक्स अक्ष पे होंगी या फिर वाई अक्ष पर होंगी, है ना। वैसे तो अतिपरवलय बहुत बन सकते हैं, अगर हम बात करें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास में मूल बिंदु हो गया। कुछ अतिपरवलय ऐसे ही बन सकते हैं कि हमारे पास में जैसे मान के चलो ये बन गया और ये बन गया, ये अतिपरवलय है, लेकिन इसका सेंटर जो है वो मूल बिंदु नहीं है, उसका सेंटर कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन ये हमारे कोर्स में ऐसे नहीं है, हम लोग इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि सपोज कर लो कि एक इस तरीके से बना और फिर इधर की तरफ ऐसा बन गया, तो इस तरीके की चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। हमें तो सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़नी है, वो पढ़ने हैं जिनका केंद्र मूल बिंदु रहे और जो नाभियां हैं बेटा वो कहाँ रहे, वो रहे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर।
तो इस केस में दो कंडीशंस बनती हैं कि देखो, सबसे पहला, यदि नाभि जो है, नाभि एक्स अक्ष पर हूं, तो फिर कैसा आपको अति परवलय दिखाई देगा, मैं डायग्राम से बताता हूं। सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सीधी सी बात है, हमारा अति परवलय ऐसे बनेगा फिर, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। अब एक्स अक्ष ही हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अनुप्रस्थ अक्ष, और वाई अक्ष हमारी बन जाएगी संयुग्मी अक्ष। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इस पॉइंट को तो हम लोग केंद्र मानेंगे, ओ कह देंगे, यहां पर इसका फोकस होगा F1, यहां पर इसका फोकस होगा F2। अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में हमने बात की है कि अगर ये डिस्टेंस केंद्र से नाभि की जो दूरी होती है वो c होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे, c,0, और इसके कोऑर्डिनेट ऐसे ही, ये वाली डिस्टेंस भी केंद्र से इधर वाली c बनेगी, तो आ जाएगी माइनस के c,0, ठीक है ना। अब सुनो, अगर इस पॉइंट को हमने A कहा है और ये पॉइंट हमारा B है, तो ए बी शीर्ष होते हैं, और आपको पता है कि केंद्र से शीर्ष की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, वो A कही थी, ये वाली भी A है। डायग्राम में नहीं दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, कम दिख रही है, लेकिन दोनों A ही हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा दूर बना लो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब ठीक है ना, अब बराबर सी लग रही होंगी, है ना। तो ये A है, ये A है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो ये शीर्ष है, इसके निशान क्या बनेंगे, a,0, और इसके निशान बनेंगे माइनस का a,0, है ना, a,0। और एक बात और सुन लो, इसके अलावा एक बात और सुन लो, इसका जो समीकरण बनेगा, मानक समीकरण जो बनेगा, ठीक है ना, वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप कहोगे सर ये तो दीर्घवृत्त जैसा ही है, बिल्कुल, यहाँ माइनस था, वहां पे प्लस होता था, यहाँ माइनस है, तो ये इसका इक्वेशन बनेगा, है ना। और इसको हम लोग देखो, ये क्षैतिज में बना हुआ है, ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स एक्स पे कर रहा है, तो इसको हम क्षैतिज अति परवलय भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अति परवलय, क्षैतिज अति परवलय, ठीक है ना, या फिर अंग्रेजी में इसको कहते हैं जोंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला इसको कहते हैं। शॉर्टकट में इसको मैं एच कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है ना। तो ये तब है अगर नाभि एक्स एक्सिस पर हो जाए, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चले, अगर हमारे पास में नाभि जो है हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वाई एक्स पर हो, ठीक है ना, नाभि वाई एक्स पर हो, तो डायग्राम कैसे बनेगा फिर आप ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस बार अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि नाभि हमारी कहाँ है, वाई एक्सिस पर हो, यहाँ पर हो, तो हमारा अति परवलय कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, हमारा अति परवलय कुछ इस तरीके का बनेगा, इसको हम ऊर्ध्वाधर अति परवलय या फिर वर्टिकल हाइपरबोला भी कहते हैं। ये इसका फोकस हो जाएगा F1 और इसका फोकस हो गया F2, इस वाले पॉइंट को इस बार अनुप्रस्थ अक्ष का काम कौन करेगा, अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष बन जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ये तो केंद्र ही रहेगा ना, ठीक है, और केंद्र से ये शीर्ष, आप इसको पॉइंट को C कह लो, इसको आप D कह लो, कोई बात नहीं, तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है A होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी, नीचे वाली डिस्टेंस भी ये वाली A ही होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, नाभि की और केंद्र की, वो C होगी, तो कोऑर्डिनेट C के, इस नाभि के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, C, और इसके बन जाएंगे यहाँ 0, -C, और जो शीर्ष बनेगा इस वाले के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, A, और इसके बनेंगे आपके पास में 0, -A, ठीक है, 0, -A, ठीक है। और जो इक्वेशन रहेगा, जो समीकरण रहेगा वो रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अंतर अच्छे से समझ लें इक्वेशन में क्या है। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको जैसे हमने दीर्घवृत्त में किया था,
क्वेश्चन से ही हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से ही हम ये तय कर लेंगे कि ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। ओके, तो इनका प्रूफ जो है हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे इसका, ठीक है ना। ओके, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ बातें हैं इन इक्वेशंस को लेकर के, और वो बातें क्या हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि अतिपरवलय जो है ना, अतिपरवलय जो है दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। दोनों अक्ष का मतलब अनुप्रस्थ अक्ष और आपका संयुग्मी अक्ष के दोनों तरफ क्या है, सममित है। सममित का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है हमारी संयुग्मी अक्ष, इसके इस तरफ जैसा पोर्शन तैयार हुआ है एज डिटो सेम टू सेम इधर की तरफ भी पोर्शन ऐसा ही रहेगा। मतलब क्या है कि ये इस अक्ष के दोनों तरफ सममित है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस अनुप्रस्थ अक्ष के, इस अनुप्रस्थ के अक्ष के ऊपर जैसा हिस्सा बन रहा है सेम टू सेम नीचे बनेगा। तो ध्यान रखना है कि दोनों अक्षों के, इस केस में भी उस केस में भी, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं तो वो अपने आप ही साथ साथ चल रहा है, उसमें भी ये सेम है, दोनों बातें सेम है। तो अगर ऐसा है तो एक पॉइंट क्लियर है कि अगर हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं पी एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, तो बड़ा डेफिनेट सी बात है, अगर सममितता की बात ये होती तो इस पर इधर की तरफ भी एक पॉइंट मिलेगा, इसके बिल्कुल सामने वो होगा इधर नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस का एक्स कोमा वाई, ठीक है। इस पॉइंट को नीचे भी मिल जाएगा हमारे पास, ये पी हो गया सपोज कर लो, यहाँ क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा, आर कह दो उसको, और वो होगा एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एक पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा, क्यू आर एस कह दो उसको, हो जाएगा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। ये चिन्ह कैसे बदल रहे हैं, चतुर्थांशों के हिसाब से। आपको पता है कि एक्स जो है इस फोर्थ में प्लस का होगा और वाई माइनस का होगा, तो उस हिसाब से मतलब सममित है ना, तो जैसे यहाँ है तो इसका फोटो इधर भी मिलेगा, इसका फोटो इधर मिलेगा, इसका फोटो इधर मिलेगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं ना मिले। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखने की बात आपकी एनसीईआरटी में दी है, तो मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। अब सुनो, अब अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है ना, आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, सपोज कर लो एक इक्वेशन आपको दे दी गई, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो आप हाउ टू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो है ये वाला है या ये वाला है, ठीक है ना। तो बस एक बात से डिसाइड करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि देखो नाभियां जिस अक्ष पर होंगी, ठीक है ना, अगर एक्स अक्ष पर हैं नाभियां, अगर एक्स अक्ष पर हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है एक्स अक्ष पर हैं, तो डेफिनेट सी बात है एक्स का जो वो एक्स का जो ये जो धनात्मक होगा पद, एक्स वाला जो पद होगा वो धनात्मक होगा। अगर एक्स वाला पद धनात्मक है तो ये वाला बनेगा, ठीक है ना। एक्स वाला पद धनात्मक का मतलब देखो ये तो नेगेटिव है ना, वाई स्क्वायर अपॉन 16 तो नेगेटिव है ना, माइनस वाला पद है। तो जो पद धनात्मक रहेगा उसी का राज चलेगा। राज चलने का मतलब है फिर एक्स है का मतलब एक्स अक्ष की बात होगी। अनुप्रस्थ अक्ष इस केस में हम ये कह सकते हैं एक्स अक्ष पर नाभि होगी। नाभियां जो हैं इस केस में, नाभियां जो हैं, नाभियां एक्स अक्ष पर होंगी, एक्स अक्ष पर होंगी, तो इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए जैसे वाई स्क्वायर अपॉन, नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, कुछ भी ले लो उसमें से थोड़ा उठाना है। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसका डायग्राम आप देखो, पॉजिटिव कौन सा है, धनात्मक कौन सा है, वाई वाला धनात्मक है, इसका मतलब नाभियां जो हैं वो कहाँ होंगी, वो वाई अक्ष पर होंगी। वाई अक्ष पर होने का मतलब ये वाला ऊर्ध्वाधर एक अतिपरवलय बनेगा। आप इसको समझ लें बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक चीज और है, एक टॉपिक और है, और उसको मैं यहीं खत्म करा के जाऊंगा, ठीक है। वो है नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा की लंबाई उसका फॉर्मूला याद रखें 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होगा, जो कि हमने दीर्घवृत्त एलिप्स के अंदर भी पढ़ा था, इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। और ये होगी कहाँ, आपको देखिए दिख जाएगी, ये दिख जाएगी, जैसे कि नाभिलंब जीवा ये है इसमें, और इसमें ये है नाभि से जाने वाली और अक्ष पर लंब, ठीक है ना। इसके अंदर भी नाभिलंब जीवा ये बनेगी, इसके अंदर भी नाभिलंब जीवा
आपके पास में ये बन जाएगी, ठीक है ना। ये तो पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करके इसकी जो लंबाई है कभी भी निकालनी पड़ेगी, तो आप 2b² से निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। आप लोग तरफ जो आपको इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, जो आप नोट करना चाहते हैं, फटाफट नोट करो बेटा। चलिए जी, अब तक जितना सीखा है ना हमने, उस सब का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से आपको लगभग सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आराम से, कोई बड़ी बात नहीं इसमें छूटी नहीं होगी। मुझे तो लगता नहीं कुछ आप फिर दिक्कत में आओ। देखो उसने कहा है कि निम्नलिखित तटीय परवलों के शीर्षों और नाभियों के निशांक और केंद्रता नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। 4-5 चीजें पूछी हैं, लेकिन जस्ट बिफोर इट मैं फिर से कहूंगा कि जो क्वेश्चन को प्रोसीड करने का जो तरीका है ना, वो तरीका ये है कि पहले आप डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। पहले आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले डायग्राम आप देखोगे। डायग्राम देखने का तरीका हमें, क्योंकि डिसाइड ये करना है कि ये अति परवल है आपका ऐसे वाला होगा, ये अति परवल है ऐसे वाला होगा, फिर तो हम बाकी बात बता ही देंगे। लेकिन वो देखने का तरीका मैंने कहा था, मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका, दैट इज x² एंड y² इज इक्वल टू 1। मैंने ये कहा था कि आप पॉजिटिव देखो कौन सा है, धनात्मक। इसमें x का पोर्शन धनात्मक है, तो सीधी बात क्लियर हो गई कि नाभियां x अक्ष पर होंगी। तो इसका मतलब डायग्राम जो बनेगा, ठीक है ना, इसका मतलब डायग्राम जो बनेगा वो क्षैतिज वाला बनेगा। यानी कि कौन सा बनेगा बेटा, मैं यहाँ बना लूँ, यहाँ बना लेता हूँ। डायग्राम जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पर इसका फोकस F1 होगा, यहाँ पर इसका फोकस F2 होगा। और आपको क्लियर सी बात पता है, इसके कोऑर्डिनेट हमने कहा था कि C,0 और इसके माइनस के C,0। ये कहाँ से आया, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, अभी मैं बता चुका हूँ सब। और इसके जो शीर्ष होंगे यहाँ पर, ये A है एंड दिस इज B। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -A,0 एंड इसके A,0, ठीक है। नाभि होगी और शीर्ष बता दिए। उसके बाद में उत्केंद्रता निकाल लेंगे, उत्केंद्रता निकलती रहेगी। सबसे पहले आप बात करें, जो इक्वेशन हमें दी गई है, देखो जो समीकरण दी गई है, x² - y² इज इक्वल टू 1 की x² y² इज इक्वल टू 1 से क्या कर लोगे, तुलना कर लोगे, तुलना करने पर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस टाइप के अति परवलय का इक्वेशन जो मानक रूप होता है वो यही होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, है ना। तो चलिए, तो अगर हम कंपेयर करें तो a² इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, और b² इज इक्वल टू 16, तो b की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब a और b तो निकाल लिया है, लेकिन हमें c निकालना पड़ेगा, और c निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था एक, ठीक है ना। और फॉर्मूला जो था वो था कि c² ऑलवेज इक्वल होता है a² प्लस b² के। मैंने बताया था ना मैंने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो जो c² निकलेगा दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b का स्क्वायर 16, तो c² इज इक्वल टू 25, यानी कि c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो चलिए नाभिक के निर्देशांक लिखिए पहले आप। सबसे पहले शीर्ष लिखो, शीर्षों के निर्देशांक लिखिए आप पहले, निर्देशांक, ठीक है। वो होंगे a,0, मैं इकट्ठे लिख रहा हूं, +-a,0 होता है, या फिर a की वैल्यू हमें पता कितनी 3 है, तो +-3,0। एक आंसर तो ये आ गया। उसके बाद में पूछा गया है ठीक है ना, उसके बाद में पूछा गया है, हमें पूछा गया नाभियों के निशान, किसके, नाभियों के। तो नाभियों के निर्देशांक हमें पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो नाभियों के निर्देशांक होते हैं C,0 एंड -C,0, तो इकट्ठे लिख दो, +-C,0, तो इसका मतलब हो जाएगा +-C की वैल्यु आपने निकाली हुई 5,0, तो ये आ गया आंसर 1। उसके बाद में पूछा है उत्केंद्रता E जो होता है दैट इज इक्वल टू C/A अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये उत्केंद्रता होती है, ठीक है ना। उत्केंद्रता, चौक ले लें थोड़ी सी बड़ी, उत्केंद्रता, है ना।
तो सी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू हमने निकाली है 3, तो ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3, इसे यही छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसने पूछा है नाभिलम जीवा, है ना, तो नाभिलम जीवा की लंबाई, नाभिलम है ना सरल, जीवा की लंबाई दैट इज इक्वल टू 2b² ए, है ना, एंड 2b² का मतलब b² की वैल्यू आपको पता है 16 है, ठीक है ना, 16/a की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो यानी कि 16 दूनी 32/3 इकाई, है ना, ये आपकी आ जाएगी लंबाई इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। जरा फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं सेकंड वाले को प्रोसीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, सेकंड वाले को, ठीक है। चलिए देखो, सेकंड वाले में भी आपको पहले डायग्राम ही देखना पड़ेगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना, कैसे आपको करना है। फर्स्ट वाला हटा दिया जाएगा, सेकंड वाले में, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है y² माइनस के 16x² इज इक्वल टू 16। सबसे पहली बात तो यह है कि ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप होता है, आपको पता है कि या तो होता है y²/a² माइनस x²/b² इज इक्वल टू 1। तो पहले 16 को बटे में ले आओ, तो y²/16 माइनस 16x²/16 इज इक्वल टू 1। 16 से 16 कटा तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी y²/16 एंड x²/1 इज इक्वल टू 1। अब आप देखो कौन सा बनेगा, देखो पॉजिटिव कौन है, y वाला है, इसका मतलब y पर नाभियां होंगी, तो डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा, नाभ ऐसा कुछ डायग्राम इसका बनेगा। नाभियां, एक नाभि F1 यहाँ होगी, एक नाभि F2 यहाँ होगी, और इसके कोऑर्डिनेट होते थे 0,c, इसके 0,-c, शीर्ष इसका यहाँ होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,a, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-a, बाकी सब चलता रहेगा। तो उसी तरीके से करते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से जैसे अभी किया है करते हैं, ठीक है, आपके पास में ठीक। चलिए देखो, तेजी से करेंगे थोड़ा सा क्योंकि यार आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है y²/16 माइनस x²/1 इज इक्वल टू 1 की तुलना जो है, की तुलना, ठीक है ना, आप y²/a² एंड माइनस x²/b² इज इक्वल टू 1 से करने पर, तो हम देख पाएंगे कि a² इज वॉट, वो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज a की जो वैल्यू है वो 4 मिलेगी, एंड b² इज वॉट 1 है, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब पहले आप c निकाल लो, c को कैसे निकालोगे, नाउ c² इज इक्वल टू होता है a² प्लस b², रिलेशन होता है, तो c² इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 1, यानी कि c इज इक्वल टू √17 आ जाएगा। तो अब हो गया काम, अब तो निकाल लोगे ना, जैसे मैंने अभी अभी क्वेश्चंस के अंदर किया है। आपको ABC पता है तो आप इन सब चीज़ों को आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सहारा अगर आपको लेना होगा अपनी किताबों का भी ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है ना। तो 15 में क्या कह रहा है 15 में क्या कह रहा है, ठीक है, देखो 15 में क्या कह रहा है। 15 में कहा है, उदाहरण है, उदाहरण नंबर 15, ठीक है, कह रहा है कि नाभियां जो है ना, ठीक है ना, नाभियां जो हैं वो है 0,±3, ठीक है ना, 0,±3, और शीर्ष जो है, और शीर्ष जो है इस वॉट, शीर्षों के निशांक जो हैं वो हैं 0,±√11/2, √11/2, ठीक है ना। तो अति परवलय का समीकरण याद करना, समीकरण निकल गया यार 2 मिनट के अंदर। आपको पता है नाभियां के कोऑर्डिनेट ये दे रखे, तो ये y अक्ष पे ही होंगे, यानी कि 0,3 यहाँ होगा, इसका मतलब ऐसे बनेगा, और ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा यहाँ पे 0,-3। इससे अगर देखा जाए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये a,0 होता है ना, -a,0, शीर्ष भी यहाँ पर आपके, अरे नहीं c, 0,c होता है ये, और ये होता है 0,a, और ये होता है 0,-a। तो अगर कंपेयर किया जाए तो c की वैल्यू यहाँ से 3 निकल जा रही है, और आपकी a की वैल्यू आपको √11/2 मिल जा रही है। और इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है y²/a²,
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले आप बी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 9 क्योंकि 3 है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 11/4, ठीक है ना, क्योंकि रूट 11 का वर्ग 11 और 2 का वर्ग 4 प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। देन बी स्क्वायर इज वॉट, हम इसको ले जा रहे हैं 9 माइनस 11/4, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 9 चौक 36 में से 11 जाके बचते हैं 25/4, 25/4 या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 ही बस रख लो उतना ही। समीकरण क्या बनेगा, हमें समीकरण ही तो पूछा है, समीकरण पूछा है, ठीक है। समीकरण बनेगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 11/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब 25/4 इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर मत कर देना यहाँ, क्योंकि ये पहले ही बी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4y²/11 माइनस 4x²/25 इज इक्वल टू 1। यहीं पे छोड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या और एलसीएम लेके दिखा दो, खुश हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सोल्व एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। भाई मुझे तो बड़े सरल लगते थे सवाल ही जब मैं पढ़ता था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी लगेंगे, ठीक है। सिर्फ डरावना खेल है तो चित्र वित्र इसके थोड़े भयानक से बनते हैं, ठीक है, नहीं तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात होती है इन चैप्टर्स के अंदर। तो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा देखो, उसने कहा है अति परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि, हमें नाभि दी गई है, आप लोग एनसीईआरटी किताबें जरूर पास रखें हमने। नाभि दी गई है 0, ±के12, ठीक है। और नाभिलम की जो लंबाई है, नाभिलम, ठीक है, नाभिलम जीवा की जो लंबाई है, जीवा की लंबाई जो है इज वॉट, वो है आपके पास में 36, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। नाभिलम जीवा की लंबाई को हम किस फॉर्मूले से, इसको बाद में देखेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता था 2b² क्योंकि नाभिलम जीवा की लंबाई क्या होती थी 2b², फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, इज इक्वल टू 36। या ये कह सकते हैं कि 2b² इज इक्वल टू 36a आ जाएगा, ठीक है ना। और अब 36a जो है इसको थोड़ा और सॉल्व अगर कर लें, 18 यहाँ पे ना, तो b² की वैल्यू आ जाएगी 18a। इसको आप यहीं पे इक्वेशन में बना के छोड़ दें, अभी इसका काम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें समीकरण निकालना b² a² की वैल्यू चाहिए, क्योंकि समीकरण तो तभी निकलेगा ना। अब सुनो, अब ये जो नाभि जो दी गई है, बेसिकली नाभि जो दी गई है मेरे नहीं, मतलब ये 100% है कि ऐसा ही बनेगा त्रिपरवलय, क्योंकि नाभि जो दी गई है वो वाई एक्सिस पर है। 0,12 तो वही होगा ना, 0,12 यहाँ होगा और 0,-12 यहाँ होगा, तो ये यही होगा। और उसका इक्वेशन क्या होता है, y² माइनस x² इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। और दैट्स वेरी सिंपल टू से, इसका मतलब अगर हम देखें c की वैल्यू जो है वो 12 होगी, ठीक है ना। c मतलब, क्योंकि आपको पता है ना नाभि के निशान क्या होते हैं, c,0 ही तो होते हैं, नाभि के निशान 0,c होते हैं, और 0,12 है तो c की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है, ओके। एक वैल्यू ये हो गई। एक रिलेशन हमें पता होता है कि c² इज इक्वल टू होता है a² प्लस b², इसका यूज कर लो, इसकी जगह रख दो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, a² जोगा तू रखो और b² की जगह रखो आप 18a, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ऊपर हमने निकाला 18a। अब ये एक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण, 18a माइनस के 144 इज इक्वल टू 0। 144 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर आपके पास में क्या है, इन्हें जोड़ने पर आपका 18 आए, और वो हो जाएंगे, नहीं घटाने पर वो हो जाएंगे 24 और 6, है ना, 24 और 6, तो आ जाएगा a² प्लस के 24 माइनस 6a और 144। गुड भाई, द्विघात समीकरण सॉल्व करनी आती है ना, ठीक है। तो a² प्लस के 24a माइनस का 6a माइनस का 144 इज इक्वल टू 0, एंड a कॉमन निकालो तो a प्लस के 24 एंड माइनस 6 कॉमन निकालो तो a प्लस के 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से a माइनस 6 एंड a प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो हमें a की दो वैल्यूज मिलेंगी। a की वैल्यू एक तो मिलेगी आपको 6, है ना, देख लो ना, क्योंकि अगर
a माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है ना। और एक आ जाएगी, अगर a प्लस के 24 को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो a की वैल्यू माइनस के 24, ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे बिकॉज a जो है वो डिस्टेंस है, दूरी है, a ऋणात्मक नहीं हो सकता ना क्योंकि डिस्टेंस है। तो a का मान 6 आ गया, सीधी सीधी बात है, a का वैलिड आंसर आ गया 6, है ना। अब आपको पता है a का मान 6 है, तो समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से बी स्क्वायर का मान निकल आ जाएगा 18 गुणे 6, और 18 कितने होते हैं, 6 अटे 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10, 108, ठीक है ना। तो अब लग दो समीकरण, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 36 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अरे नहीं यार, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब 108 इज इक्वल टू 1, आंसर 108, ठीक है ना। चाहो तो आप इसका एलसीएम लेके दिखा दो जिसको उसने कर रखा, लेकिन मुझे तो यही अच्छा लग रहा, मैं यही छोड़ दूंगा इसको। तो आप बिल्कुल तैयार हो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को खुद से ही क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, कोई कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद।